नमस्कार मित्रों, मेरे कथा निधि चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको मालती जोशी की लिखी एक और कहानी सुनाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है बकुल फिर आना। तो आइए सुनते हैं कहानी बकुल फिर आना। अम्मा, बाहर कोई आया है। नकुल ने आकर सूचना दी तो उनका माथा सलवटों से भर गया। पता नहीं क्या होता जा रहा है उन्हें आजकल। खुद तो घर से बाहर निकलती नहीं और भूले भटके अगर कोई मिलने भी आ जाता है तो उनका दिल डूबने सा लगता है। घूम फिर कर वही बातें। साल भर से ऊपर हो गया, पर लोगों का मातम पुरसी का शौक अभी उतना ही ताजा है, जैसे कसम खा ली हो कि उन्हें कुछ भूलने ही नहीं देंगे। अम्मा, जा रही हो ना बाहर? नकुल ने याद दिलाया। हाँ हाँ, जा तो रही हूँ, पर कौन है बताओ। अब खुद ही देख लो ना जाकर, मैंने तो पहचाना नहीं। नकुल ने बेजारी से कहा और पढ़ने बैठ गया। पढ़ाई के बीच में उठना पड़े तो वैसे ही उसका दिमाग गर्म हो जाता है, पर वे क्या करे। वे निमंत्रण देने जाती है किसी को। नकुल ने पहचाना नहीं है तो जरूर लड़की वाले होंगे। आजकल हर दूसरे चौथे दिन राहुल के लिए रिश्ते वाले आ जाते हैं। उन्होंने अपनी साड़ी का मुआयना किया, उठकर सलवटें ठीक की और बालों पर हाथ फेरते हुए बाहर आ गई। देखा, कुर्सी पर एक दुबली पतली सांवली से 17-18 साल की लड़की बैठी हुई है और खिड़की से सड़क का नजारा देख रही है। उन्हें देखते ही वह उठ खड़ी हुई और हाथ जोड़कर बोली, मां जी, मैं बकुल हूँ। एक तीर सा उनके कलेजे में चुभा और बिंधता ही चला गया। अनगिनत स्मृतियां बिच्छू से डंक मार गई। साल डेढ़ साल से वे यह नाम जुबान पर नहीं लाई थी, पर उससे क्या, अंतस में तो हथौड़े सा वह निरंतर बजता ही रहता था। क्या नाम बताया तुमने? उन्होंने कुछ संभलने के बाद पूछा। नाम तो कुछ भी हो सकता है मां जी, पर आपके लिए मैं बकुल ही हूँ। लगा जैसे ततैयों का एक झुंड उन पर टूट पड़ा हो। सांप की तरह फुफकार उठी हुई। तो यह बात है, जानबूझकर बड़ी ठसक के साथ उनके पास नई बहू को भेजा गया है कि देख लो, तुमने तो कोई कसर नहीं उठा रखी थी, फिर भी हम दुल्हन ले ही आए। बकुल की उस करुण और अकाल मृत्यु पर दोनों लड़के क्रोध से पागल हो गए थे और मरने मारने पर उतर आए थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने समझा था कि इससे बकुल तो लौटेगी नहीं। कचहरी के चक्कर लगाते लगाते जिंदगी चौपट हो जाएगी, सो अलग। लड़के उस समय मान तो गए थे, पर उन्होंने कसम खा ली थी कि अब किसी लड़की को वे उस घर में नहीं आने देंगे। इसीलिए बिरादरी में हर कहीं वे अशोक का, उसके माता पिता का बखान कर चुके थे। जहां कहीं भी बात चलती, भड़क पड़ते दोनों। दोस्तों की टोली लेकर पहुंच जाते, समझा बुझा कर या धौंस डपट से रिश्ता तुड़वा कर ही मानते। पर हिंदुस्तान में लड़कियों की कमी नहीं है। वे लोग भी कम चालाक नहीं थे। ऐसे चुपके से बहा कर लाए कि किसी को कानो कान खबर न पड़ी। अखबार में दोनों की फोटो निकली, तब जाकर पता चला। सामने खड़ी लड़की को देखा और उन्हें फूल सी बकुल का आग में झुलसा विकृत चेहरा याद आ गया। मन जैसे सुलग उठा। इच्छा तो हुई नकुल से कहे इसे धक्के मार कर निकाल दे, पर मुंह से जहर डूबे स्वर में बस इतना ही कह पाई, तो तुम हो वह? क्या सोचकर शादी की है उस राक्षस से? माँ जी, हिंदुस्तान में लड़कियां शादी करती कहाँ है, वह तो हो जाती है। उन्होंने चौंक कर देखा। लड़के का चेहरा हंसमुख था, पर आंखें गहरी झील सी उदास थी। अब उन्हें यह भी भान हुआ कि लड़की अब तक खड़ी है। बैठो, उन्होंने कहा और खुद भी एक कुर्सी पर बैठ गई। फिर एक लंबा मौन दोनों के बीच खिंच गया। तब उन्हें लगा कि बात अगर कुछ करनी है तो पहले उन्हीं को करनी होगी। लड़की तो बिल्कुल जरा सी है, शायद बकुल से भी छोटी। घर कहाँ है तुम्हारा? मिर्जापुर। तभी उतनी दूर इसकी काली करतूत के चर्चे नहीं पहुंचेंगे। यहाँ तो कोई बात नहीं पूछता था। यह बात नहीं है मां जी, बदनामी तो जंगल में आग की तरह जल्दी और दूर तक फैलती है। फिर क्या? उसी बदमाशी के कारण तो शादी संभव हो सकी। मतलब मतलब यह कि सस्ते में सौदा पट गया। उन लोगों ने कोई मांग नहीं रखी, शादी में ज्यादा तामझाम भी नहीं किया। न गाजे न बाजे, न भीड़ न भड़क्का, न दान न दहेज। तुरंत तुरंत सब काम निपट गया। यूं जानबूझकर कोई मक्खी निगलता है? वे अवाक थी। हम लोग 4 बहनें मां जी, लड़के ने शांत स्वर में कहा। दोनों बड़ी बहनों को पार लगाते लगाते पिताजी का दिवाला पिट गया। नौकरी पेशा है आदमी बेचारे। जायदाद के नाम पर एक घर है जिसमें हम लोग रहते हैं। छोटी दीदी की शादी में वह भी रेहन रख देना पड़ा। ऐसे में अगर एक लड़की सस्ते में निपट जाती तो क्या बुराई है। वे सिर से पांव तक सिहर उठी।
10 तोला सोना और 15,000 नकद देने के बाद भी उनकी लड़की को नहीं बख्शा गया था, और इस दुबली पतली नाजुक सी लड़की को खाली हाथ भेज दिया है माँ बाप ने। इस पराए परदेश में उस पर जो बीतेगा उसको तो कोई देखने सुनने वाला भी नहीं। क्या सोचने लगी आप? बेटे, तुम्हारे माँ बाप ने अच्छा नहीं किया। तुम इन लोगों को अभी जानते नहीं हो। जानकर ही क्या हो जाएगा माँ जी? जो भाग्य में लिखा होगा वही तो होगा। दान दहेज सुरक्षा की गारंटी तो नहीं दे सकते। ठीक तो कह रही लड़की, दान दहेज सुरक्षा की गारंटी कहाँ दे पाते हैं। पता नहीं उन्हें क्या सूझी, उठी और बीच का दरवाजा बंद कर लिया। फिर जैसे सफाई देते हुए बोली, मैं तो बूढ़ी हूँ सो जब्त कर गई, पर बच्चे तुम्हें सहन नहीं कर पाएंगे। मुझे मालूम है, मैं तो दरअसल राखी के दिन ही आने वाली थी। सोचा मेरे रहते भाइयों की कलाई सुनी नहीं रहनी चाहिए, पर हिम्मत नहीं पड़ी। सोचा पहले माँ से मिलूंगी, माँ अपना लेंगी तो भैया लोग अपने आप माफ कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, माफी किस बात की? तुम्हारा कोई कसूर थोड़ी है। यही तो मैं कहती हूँ, मेरा कसूर थोड़े ही है। मुझसे क्यों नाराज रहेंगे आप लोग? उसके भोलेपन पर निहाल हो गई थी वह। धीरे से पूछा, यहाँ कैसे आई? घर पर बताया था क्या? मम्मी पापा तो इन दोनों हरिद्वार गए हुए हैं। दोपहर को तो घर पर कोई रहता नहीं। महरी को साथ लिया और चली आई। उसके अंदर आने की हिम्मत नहीं पड़ी, दूर से घर दिखाकर चली गई। तुम्हें डर नहीं लगा क्या? डर कैसा? अपनी माँ के पास जाने में डर कैसा? नाराज ही तो होती आप, उससे क्या फर्क पड़ता है। माँ की गालियां लगती थोड़ी हैं। गदगद हो आई वे, मुग्ध भाव से उसे देखती रह गई। घड़ी ने टन टन करके 4 बजाए और वह उठ खड़ी हुई। चलूंगी माँ जी, अब दफ्तर से लौटे इससे पहले घर पहुंचना है। अशोक से छिप कर आई हो? हाँ, आई तो छिप कर थी, पर अब बता दूंगी। यही मैं कहने वाली थी। मरी कुछ उल्टा सीधा कहे इससे पहले खुद ही बता देना। एकाएक वे इस भोली सी लड़की के लिए चिंतित हो उठी थी। 1 मिनट रुकना, हाँ, उन्होंने कहा और दरवाजा धीरे से ठेल कर भीतर आ गई। नकुल ने सिर उठाकर देखा। कौन आया है अम्मा? बड़ी घुट कर बातें हो रही है। मन हुआ कि बता दे, पर जब्त कर गई। इन लड़कों का कोई भरोसा थोड़ी है, जरा से में उबल पड़ते हैं। बेचारी जरा सी लड़की। यह तो गनीमत हुई कि राहुल घर पर नहीं है, नहीं तो वह नकुल जैसा सीधा साधा थोड़ी है। फौरन भांप लेता। उस दिन पेपर में फोटो निकली थी, उसने संभाल कर रखी हुई है। कह रहा था किसी दिन रास्ते में नजर आ जाए तो तेजाब डाल दूंगा उसके मुंह पर। उसके दफ्तर के लौटने से पहले ये जा रही है, यह अच्छा ही है। वे बाहर आई तो लड़के ने पूछा, यह क्या है माँ जी? कुछ नहीं बेटे, थोड़ा सा शगुन है। पहली बार आई हो, मुझे माँ कहकर पुकारा है। खाली हाथ कैसे जाने दूं? ना माँ जी, आज नहीं। आज तो सिर्फ आपका आशीर्वाद लूंगी। जिस दिन भैया लोगों को अपने हाथ से टीका करूंगी, उस दिन जो भी देंगी ले लूंगी, पर आज माफ करें। और वह एकदम पलटकर चल दी। वे घिसट कर दरवाजे तक आई, तब तक वह सीढ़ियां उतर चुकी थी। वहीं खड़े होकर उन्होंने आवाज दी, फिर आना। वो पलटी और हंस दी। उसकी आंखों की कोर गीली थी, पर वह हंस रही थी। हे ईश्वर, यह सदा इसी तरह हंसती रहे। उन्होंने ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, पर उनका जिद्दी मन वहीं देहरी पर खड़ा पुकार रहा था, बकुल, फिर आना, फिर आना। तो यह छोटी सी कहानी यहीं समाप्त होती है मित्रों। कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिए। और हाँ, अगर मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।